आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 11 एंड इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1,0 एंड 2,3 डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1:n। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो बेटा देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसको मैं आपको एक बार रफ में जो है डायग्राम बना देता हूँ। कह रहा है एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर किस पर है, एक लाइन है, रफ डायग्राम है बेटा। ये आपकी मर्ज़ी, आप चाहो बना लेना या फिर आप नहीं भी बना सकते, ठीक है ना। तो मैंने एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली, कुछ इस तरीके से आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है ना। मैं इस लाइन का नेमिंग भी कर देता हूँ, ए बी, और ये लाइन हो गई सी डी। मतलब ए बी जो है वो सी डी पर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा है कि जो लाइन है ना, ये 1:n में डिवाइड कर रहा है। किस में? 1:n में। रेशियो गिवन है, जब कोई एक लाइन दूसरी लाइन को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और किस रेशियो में इंटरसेक्ट कर रही है वो इंटरसेक्शन पॉइंट गिवन है, ठीक है बेटा। अब देखो, जब भी ना जब लाइन जब डिवाइड होती है ना रेशियो के अंदर, तो उसके अंदर हम क्लास 10th में आपने सीखा होगा, उसके अंदर हम क्या लगाते हैं? हम सेक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं बेटा? सेक्शन फार्मूला, ठीक है ना। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, थोड़ा आपको भी रिकॉल हो जाएगा। वो सेक्शन फार्मूला क्या होता था बेटा? x इक्वल टू में m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। और y का फॉर्मूला क्या था बेटा? y इज इक्वल टू में m y2 प्लस n y1 अपॉन बेटा क्या? m प्लस में n, ठीक है ना। तो ये बेटा सेक्शन फार्मूले के थ्रू हम जो है कोऑर्डिनेट्स निकालते थे। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, जो ए बी जो परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, किस पर है? एक लाइन सेगमेंट पर परपेंडिकुलर है जिसके पॉइंट्स गिवन है बेटा आपको। कितना? 1 और 0 एंड 2 और 3, ठीक है ना। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो बेटा आपको इक्वेशन ऑफ ए बी निकालना है। क्या निकालना है इसके अंदर? इक्वेशन ऑफ ए बी। तो बेटा देखो, जो बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ना, बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपको ये फाइंड आउट करने हैं, ठीक है ना। ये कोऑर्डिनेट्स वो आपको इसकी हेल्प से फाइंड आउट हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि बी जो है वो सी डी पॉइंट पे भी लाई कर रहा है, ठीक है। तो मैं जो है इसका यूज़ कर कर, सी डी का यूज़ कर कर मैं बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल किस तरीके से, ध्यान से देखना बेटा। एक्स एम कितना बेटा? ये एम और एन होते हैं, तो बेटा ध्यान से देखना, ये एम और ये एन, ठीक है ना। जो रेशियो होता है वो क्या होता है? एम और एन। तो एम इसके पास 1 है, 1 लिख लिया, ठीक है ना। x2 बेटा, अब इसको आपने x1 y1 मान लेना है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए कि मैं सी डी की हेल्प से ये सेक्शन फार्मूला सी डी पर मैं सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, उसकी हेल्प से मैं बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लूँगा, ठीक है ना। तो बेटा 1 और 0 पॉइंट क्या गिवन है? 2 और 3। तो बेटा ये आपका x1, ये y1, ये आपका x2 और ये y2, ठीक है ना। तो m m1 था, x2 कितना था बेटा? 2, प्लस में n ही था आपका, और x1 कितना था? 1, और m प्लस 1 मतलब m प्लस n कितना हो गया? 1 प्लस n, ठीक है। इस तरीके से y m कितना था बेटा? m था आपका 1, y2 कितना था? 3, प्लस n तो बेटा आपका n है, और y1 आपका 0 है, अपॉन 1 प्लस में n। बात समझ में आ गई? चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो जो आपके पास x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 प्लस n अपॉन में 1 प्लस n, ठीक है। और आपके पास जो y की वैल्यू जो आएगी वो आपकी आएगी 3 हो गया, ये 0, तो 3 अपॉन 1 प्लस n, ठीक है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए ए और बी में, बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या बने बेटा आपके? ये, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ, जो कोऑर्डिनेट ऑफ जो बी हैं वो आपके आ गए बेटा क्या? 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, और ये आपका आ गया 3 अपॉन 1 प्लस n। बात समझ में आ गई बेटा आपको? ठीक है। अब देखो, मुझे इक्वेशन ऑफ क्या निकालना है? ए बी, इक्वेशन ऑफ
बिल्कुल ध्यान से देखना, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकालना है, ठीक है ना। तो क्या होता है बेटा, ध्यान से देखना, फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू में m x माइनस एक्स वन। अब देखो, अब ए बी में ना, देखो बेटा, अब ए बी में आपको एक पॉइंट तो निकल कर आ गया ये, है ना। तो आप इसी को क्या मान लोगे, x1 और y1 मान लोगे, तो आपका x1 और y1 तो यही हो गया। अगर आपको ए पॉइंट गिवन हो तो आप उसको x1 y1 मान सकते हो इक्वेशन निकालने के लिए। देखो ए पॉइंट तो गिवन नहीं है, तो बी पॉइंट तो हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो जो बी पॉइंट है उसको आप x1 और y1 लेट कर लेना, ठीक है ना। अब हमें इसमें क्या चाहिए, m भी चाहिए ना, तो m मैं रफली मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। रफली नहीं, आपको तो फेयर पे निकालना है m। स्लोप निकाल लिया ना बेटा, देखो देखो मैंने आपको बता रखा था, पहले आप स्लोप ऑफ सी डी निकाल लो। क्या निकाल लो, स्लोप ऑफ सी डी निकाल लो। क्या होगा बेटा, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। तो y2 कितना था बेटा, बिल्कुल ध्यान से था, मतलब 3 माइनस जीरो, यहाँ से देख लेना 3 माइनस जीरो, या फिर आप यहाँ से देख लेना सी डी के ना, x1 y1 x2 y2, सी डी की स्लोप निकाल रहे हो, सी डी के जो हम कोऑर्डिनेट से निकालेंगे ना, तो 3 माइनस जीरो 2 माइनस वन, कितना निकला ये, तो ये m जो निकला बेटा वो आपका निकला 3, ठीक है ना। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान सुनना, अब देखो दो लाइन है, दो स्लोप निकलेगी, तो इसको ना मैंने m1 मान लिया। क्या मान लिया, m1। अच्छा, मैंने क्या बताया था कि अगर लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, अगर आपने एक लाइन की स्लोप निकाली तो दूसरी लाइन की स्लोप कैसे निकालेंगे, तो m2 कैसे निकालेंगे सर, इसका रेसिप्रोकल और साइन चेंज, ठीक है ना, इसका रेसिप्रोकल और साइन चेंज तो मैंने कर दिया, ठीक है ना। या फिर आप और भी तरीके होते हैं निकालने के, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते थे, अगर परपेंडिकुलर होता है तो m1 इंटू एम टू इजिकल टू माइनस वन करते हैं, तो m1 कितना था मेरे पास 3, और m2 इजिकल टू में माइनस वन, ठीक है ना। तो m2 कितना आ जाएगा आपका बस -1/3। तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है ना। या फिर अगर आपको फॉर्मूला याद ना हो तो जब परपेंडिकुलर हो दो लाइन आपस में, ठीक है, तब आप रेसिप्रोकल और साइन चेंज कर दोगे तो आपका दूसरी स्लोप आ जाएगी, ठीक है ना। तो ए बी की स्लोप है ये जो m2 है वो किसकी है, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है ना। अब ध्यान से रखना, y1 कितना था बेटा आपके पास, ये x1 या y1, तो y1 था आपका पास 3, 1 प्लस में n, ये m, ये ए बी की स्लोप वाला m, तो जो ए बी की स्लोप वाला m जिसको हमने m2 की तरह कैलकुलेट किया था, वन माइनस का 1/3 था, ये माइनस का 1/3, फिर x, और x1 कितना था बेटा, x1 था आपका 2 प्लस n अपॉन में 1 प्लस n, ठीक है ना। बेटा जब भी हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं ना, तो उसके अंदर हम बेटा x और y को नहीं छेड़ते, लाइन की इक्वेशन में हम x और y को नहीं छेड़ते, क्योंकि इक्वेशन आपके x और y के टर्म में ही रहना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए जो हमारे जो पॉइंट्स निकले वो x1 और y1 होंगे, जो b पॉइंट्स जो हमने लिए x1 y1 लिया, x और y एज इट इज़ रहेंगे, ठीक है। अब आप इसको ना थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। जब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा मैं करके दिखा देता हूँ, बाकी आप चाहो तो खुद से भी कर लेना। 3 को पहले आप यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना, 3 को आप यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान से देखना, y माइनस में 3 1 प्लस n, और -1 को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस में n, 1 प्लस n, और ये माइनस का x, ठीक है। अब x वाली टर्म एक तरफ लिख लेना, बिना x वाली टर्म एक तरफ लिख लेना, तो देखो ये माइनस का x इधर जाके प्लस का x हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का x इधर जाके किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का x हो जाएगा। तो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान से देखना, ये हो गया x, प्लस का x हो गया ना। अब देखो 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 3y, क्या हो जाएगा 3y, तो प्लस का 3y, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, और जब मैं 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, और 9 इसके पास ले जाना तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 प्लस में n
1 प्लस में n माइनस में ये यहाँ आ जाएगा तो 9 और 1 प्लस में n। ठीक है, तो ये बेटा आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया इतना। ठीक है ना। आप फर्दर भी इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। वो कैसे कि यहाँ चाहो तो आप एलसीएम ले लेना, यहाँ चाहो तो आप एलसीएम ले लेना या फिर यहीं छोड़ दो। ये आपका आंसर हो गया। मेरे पास जगह नहीं है तो वरना मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता। चलो मैं रफ में करके दिखा देता हूँ। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। वैसे अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करता तो क्या होता है, ये x प्लस 3y, यहाँ 1 प्लस n कॉमन आ गया, थोड़ा एलसीएम आ गया तो 2 प्लस n माइनस में 9 बचा। ये हो गया x प्लस 3y 9 2 और ये हो गया आपका बेटा माइनस का 9, तो कितना हो गया ये आपका हो जाएगा माइनस का 2, मतलब n माइनस 2 हो गया ये आपका। और ये हो गया आपका 1 प्लस n। ठीक है ना, 1 प्लस n को चाहो तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करके भी ले सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा x 1 प्लस n प्लस में 3y 1 प्लस n। ठीक है ना, इजिकल टू में n माइनस 2। तो बेटा ये भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, या फिर आप इसको यहाँ पर भी जो है अपने आंसर को छोड़ सकते हैं। अच्छा ध्यान से देखना, ये जो था ना ये माइनस का था, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। ये किसका, प्लस का हो जाएगा। तो जब ये प्लस का हो गया ना बेटा, तो ये प्लस का 11 आएगा। कितना आएगा, प्लस का 11। ठीक है ना, ये आपका फाइनली मे भी आपका एनसीईआरटी से कुछ इस तरीके से मैच कर रहा होगा। ठीक है, तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 11। ठीक है, इजी था। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा आपको कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या लिखा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पास इट थ्रू द पॉइंट्स 2 और 3। ठीक है ना, अब देखो मैं एक रफ में डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका एक एक्सिस था। ठीक है ना, चलो फिर क्या कह रहा है, अ लाइन डेट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट है ना, तो इंटरसेप्ट में तो लाइन कुछ इस तरीके से जाती है। ठीक है ना, अच्छा बात समझ में आ गई। अब वो कह रहा है, अब ध्यान से देखना, ये क्या होता है, ये होता है आपका 0 से B, और ये क्या होता है, ये होता है A से 0, ये पॉइंट। ठीक है ना, ऐसे ही बताया था मैंने, इंटरसेप्ट की फॉर्म ऐसी बताई थी मैंने। अब ध्यान से देखना, जो इंटरसेप्ट की फॉर्म जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू में 1। अब वो कह रहा है ना, जो देखो ध्यान से कह रहा है, कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स, कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स मतलब जो इसमें क्या होगा, इक्वल इंटरसेप्ट जब भी होगा ना तो आप लिखना a इज इक्वल टू b। इक्वल इंटरसेप्ट मतलब क्या है कि a इज इक्वल टू b, ये इक्वल इंटरसेप्ट है। इसका मतलब क्या हो गया, इक्वल इंटरसेप्ट, ये गिवन है बेटा आपको। ठीक है ना, जो इंटरसेप्ट है ये इक्वल है। अच्छा, तो अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। और ध्यान से देखना, एक चीज़ और लिखी है, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट गिवन है आपको, पासिंग थ्रू द पॉइंट गिवन है आपको। कितना बेटा, 2,3। ठीक है ना, पासिंग थ्रू द पॉइंट भी गिवन है, कितना बेटा, 2,3 गिवन है आपको। तो अच्छा ध्यान से देखना, मैं अभी नहीं बाद में बताना चाहूँगा इसको। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये x/a प्लस में y/, अब ध्यान से देखना, अब a इज इक्वल टू b है तो b की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, a लिख सकता हूँ ना, ये लो। अब जब आप एलसीएम लोगे तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस वाई अपॉन a इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू में a। अब बेटा ध्यान से देखना, ये पासिंग थ्रू पॉइंट गिवन है 2 और 3। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। मुझे लाइन की इक्वेशन निकालनी है, मतलब ये तो इक्वेशन हो गई, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, ये आपका आंसर है वैसे, लेकिन अब मुझे a की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू, क्योंकि आंसर आपका
जो है कांस्टेंट आपको पता होना चाहिए, एक्स वाई एज इट इज़ रहना चाहिए। अब ध्यान से देखना, अब मुझे ना ए की वैल्यू निकालने के लिए देखो, फॉर टू फाइंड, फॉर नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है ना। इस ए की वैल्यू निकालने के लिए जो पासिंग और थ्रू पॉइंट गिवन होंगे ना बेटा, जो पासिंग थ्रू जो पॉइंट होंगे, क्या गिवन था बेटा, 2 और 3, इसको आप x और इसको आप y लेट कर लेना, क्या x और y, ठीक है ना, क्योंकि पासिंग थ्रू पॉइंट जो है बेटा वो उस लाइन को ना, उस लाइन को वो सेटिस्फाई कर रहा है। जब भी लाइन को सेटिस्फाई कर रहा होता है ना, तो उसको हम x और y मान लेते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, x प्लस वाई कितना था मेरे पास, a, x मेरे पास 2 ले लिया और y को मैंने 3 ले लिया, तो ये a आ गया। तो a की वैल्यू 5 आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई ना। अब जो है वापस आप ये इक्वेशन जो है फॉर्म कर लेना। तो x प्लस वाई, a की वैल्यू निकालने के लिए हमने ये लेट किया था, ठीक है ना। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू में 5, ये आपका बेटा फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। चलो अब हम बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा कुछ इस